यस मिस आ रही है। ठीक है बेटा। अच्छा तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। लास्ट क्लास में हमने आई थिंक लाइसोसोम्स स्टार्ट कर लिया था, बट वील स्टार्ट इट अगेन क्योंकि हमने शायद एक दो लाइंस पढ़ी थी। तो हमने गोल्जी एपरेटिस को भी डिस्कस किया था। तो गोल्जी एपरेटिस में अच्छा, गोल्जी एपरेटिस में मुझे कल के लेक्चर से कोई बता सकता है कि गोल्जी एपरेटिस कौन से सेल्स में ज्यादा होते हैं, कौन से टाइप के सेल्स में होते हैं? देखते हैं कौन बताता है। बिकॉज ऑल ऑफ you most of the people were present in yesterday's class, so Golgi apparatus कौन से खास टाइप के सेल्स में होता है? मिस ग्लैंड्यूलर सेल्स में। वेरी गुड निम्रा। ग्लैंड्यूलर सेल्स। और ग्लैंड्यूलर सेल्स कौन से सेल्स होते हैं बच्चे? ग्लैंड्यूलर क्यों कहते हैं हम उसको, क्या क्या काम होता है इसका? मिस ग्लैंड जो कि सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है। वेरी गुड दुआ, आपने भी सही जवाब दिया था। क्या कहते हैं? ग्लैंड्यूलर सेल। तो yesterday I told you guys के अच्छा, आप लोगों को मेरी स्क्रीन तो आ रही है ना बेटा नजर? अच्छा, तो ग्लैंडुलर सेल्स कौन से सेल्स होते हैं जो कि कोई भी सिक्रीशन बना रहे हो, ठीक है? तो गोल्जी एपरेटस हमने कल पढ़ा था कि गोल्जी एपरेटस इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मिंग डिफरेंट सिक्रीशंस, ठीक? इट इज इन्वॉल्व इन पैकेजिंग and transporting different substances which are formed in these structures like endoplasmic reticulum. अच्छा तो आज मुझे थोड़े से और नए स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं। तो बेटा माय नेम इज मरियम बतूल, ठीक है? एंड अलीना मुझे नया नाम नजर आ रहा है, अक्सा भी नया नाम नजर आ रहा है। मुहद्दिसा, अच्छा मुहद्दिसा तो मेरी स्टूडेंट रह चुकी हैं। और फबशिरा, अच्छा फबशिरा तो कल थी क्लास में। दुआ हाँ ठीक है। तो बेटा ठीक मैं जो है वो डीएमसी में पढ़ती हूँ, डाउ मेडिकल कॉलेज, ठीक है? थर्ड ईयर एमबीबीएस कर रही हूँ। तो आई विल बी टेकिंग योर बायोलॉजी क्लासेस इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक से कह रहे हैं सर के आपकी फिजिकल क्लासेस भी स्टार्ट होंगी, तो इंशाल्लाह फेस टू फेस भी हो जाएगा। बट जस्ट फॉर माई टू say this, जितना भी सिलेबस अब तक हम कवर कर चुके हैं उसमें से बेटा फर्स्ट चैप्टर हमने किया है कवर, ठीक? और ये हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर द सेल, जो आपकी बुक में आई थिंक फोर्थ चैप्टर है, ठीक? और ये हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है और फिर हम द सेल पे आ गए हैं, ठीक है? हमने सेकंड चैप्टर जो आपका बायोलॉजिकल आई थिंक मॉलिक्यूल्स है वो और एंजाइम वाला चैप्टर अभी हमने नहीं पढ़ा है। सो पैनिक नहीं होना कि हम फोर्थ चैप्टर पे आ गए हैं। हमने सेकंड और थर्ड चैप्टर इसलिए छोड़ा है बिकॉज दीज टू चैप्टर्स आर बिट कॉम्प्लिकेटेड। और क्योंकि आप अभी नए नए फर्स्ट ईयर में आए हो, सो यू नीड टू लर्न द बेसिक्स फर्स्ट। और द सेल में वो सारे बेसिक्स कवर हुए हुए हैं कि कौन से ऑर्गेनेल का क्या काम होता है और कौन सी चीज का क्या फंक्शन होता है इनसाइड द सेल। सो यू नीड टू नो द बेसिक्स पहले। इस वजह से आई थॉट दैट आई शुड टीच दिस टॉपिक टू यू फर्स्ट, ठीक है? तो सेकंड और थर्ड चैप्टर अभी हमने नहीं पढ़े हैं। और जितने टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं आई विल डिस्कस इट विद सर शाहिद, ठीक है? जब क्लास स्टार्ट होंगी तो अगर हो सके तो, क्योंकि हमने इतना ज्यादा कवर नहीं किया, तो हम एक्स्ट्रा क्लास रखवा कर जो नए बच्चे हैं उनके लिए जो अभी तक हम कवर कर चुके हैं वो हम अगर हो सके तो मैं रिवाइज करवा दूंगी। और जो पहले के बच्चे हैं उनका भी रिविजन हो जाएगा। सही है? तो आई विल डिस्कस दिस थिंग, तो उसके बारे में आप लोग फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बट फॉर द टाइम बीइंग हम लोग फोर्थ चैप्टर पे हैं, लाइसोम। इफ यू हैव बुक तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मैंने स्लाइड आपकी बुक से ही बनाई है, ठीक? तो आप इधर से भी देखकर समझ सकते हो, वही सेम चीजें हैं जो आपकी बुक में लिखी हुई है। तो आज हम लोग जो है हमने हमने काफी सारे सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्कस कर लिया है। माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। वी हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। बट आपका ये जो क्या कहते हैं जो लाइसोसोम्स है, ठीक है? दीज यहाँ तक हम पहुंच गए। लाइसोसोम्स बेसिकली इज अनदर ऑर्गेनेल। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटिस का आप लोगों ने आई थिंक 9 में नाम सुना हुआ होगा, बट आई थिंक लाइसोसोम आपके लिए एक नई चीज होगी। तो अगर कोई भी सवाल हो, ठीक है, कोई भी चीज ना आपको समझ में आए, तो मेरी क्लास का अभी तो खैर हम लोग ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, बट इंशाल्लाह जब फिजिकल क्लासेस होंगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं जो भी आज पढ़ाती हूँ, वैसे मैंने ये चीज़ ऑनलाइन क्लास में नहीं की बिकॉज कुछ लोग जवाब देते थे, कुछ नहीं। मगर फेस टू फेस में ऐसा होता है कि आप सामने वाले बच्चे को या स्टूडेंट को कहते हो तो उसको देना ही पड़ता है जवाब। तो फिजिकल क्लासेस में मेरा ये हमेशा से रूल होता है बेटा कि जो मैं आज पढ़ाऊंगी, ठीक है, वो कल की क्लास में मैं आपसे जरूर पूछूंगी। और वो कोई भी बच्चा हो सकता है, ये नहीं कि जो हाथ खड़ा कर रहा है वही जवाब देगा। जो हाथ नहीं खड़ा कर रहा है मैं उससे लाजमी पूछती हूँ खास तौर पे कि उसने मुझे जवाब देना है। सो यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव ड्यूरिंग माई लेक्चर। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग तो आप मुझसे 10 दफा पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी। बट कोई भी ऐसी चीज ना नहीं रहनी चाहिए जो आपको समझ में ना आए, ठीक है? आप झिझक रहे हो या आप शर्मा के नहीं पूछ रहे हो, ऐसा नहीं करना। बिकॉज फर्स्ट ईयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, एंड ऑन दी अदर हैंड उतना ही मुश्किल
जो है इसमें जो आपकी स्टडीज़ होती है उतनी ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल लाइटली नहीं लेना, ठीक है? और ये पैनिक करने की भी ज़रूरत नहीं है कि हमने सितंबर से पढ़ाई स्टार्ट की है, तो जो बच्चे पहले हैं पहले से शुरू कर चुके हैं, उन्होंने ज़्यादा पढ़ लिया होगा कुछ भी, आप उसको कंपेंसेट कर सकते हो, अभी भी आपके हाथ से जो है वक़्त नहीं निकला है, ठीक? और फर्स्ट ईयर एक ऐसी क्लास है बेटा, देखो अब 9 क्लास आपका हो गया, आपने एग्ज़ाम्स दिए, मैट्रिक के आपने एग्ज़ाम्स नहीं दिए, कोरोना की वजह से ऑब्वियसली। बट जो फर्स्ट ईयर है ना बेटा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपकी आपकी जितनी भी हार्ड वर्क होगी, आपका जितने अच्छे आपके मार्क्स होंगे, दे विल हेल्प यू टू गेट इनटू अ गुड यूनिवर्सिटी, ठीक? जितने भी बच्चे आप सब प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हो, जब भी बायो पढ़ रहे हो, एंड एवरीवन आई थिंक आप सबको ही डॉक्टर बनना है जब भी आप प्री मेडिकल लेकर बैठे हुए हो, सही? तो अगर डॉक्टर बनना है तो उसके लिए आपको एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना होगा, ठीक? अच्छा, आज मैं थोड़ा पढ़ाई से हटके इसलिए बता रही हूँ बिकॉज़ ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ यू आर न्यू स्टूडेंट्स, और दूसरी बात ये आई थिंक कि इसकी नीड है बताने की आपको, बिकॉज़ अब आपकी जो है कॉलेजेस भी आई थिंक स्टार्ट होने वाले हैं। एनीवेज़, तो मैं ये कह रही थी कि जब आपको एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, अच्छे मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाना है, तो आपकी सबसे पहले वो एमकेट के अलावा आपकी परसेंटेज देखते हैं कि आपका इंटर में कितना अच्छा ग्रेड था। सही है? और इंटर में अच्छा ग्रेड उसी वक़्त हो सकता है जब आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर दोनों में दिल लगाकर पढ़ोगे, अच्छे मार्क्स लाओगे। और मैंने ऐसे-ऐसे बच्चों को देखा है जो कि मैट्रिक में 90s में, 80s में उनकी 85 प्लस परसेंटेज थी, 90s में थी, मगर फर्स्ट ईयर में आकर उनकी जो है वो 70s में भी परसेंटेज नहीं रही, ठीक है? ऐसे-ऐसे किस्से भी सुने हैं। मगर कुछ उल्टा केस भी हुआ, क्योंकि मैं आप लोगों को अपनी मिसाल दूँ तो मेरी जो है मैट्रिक में अराउंड 84 परसेंटेज थी, बट फर्स्ट ईयर में आके वो मैंने 91% तक रेज़ कर दी, ठीक है? सो आई एम टेलिंग दिस फॉर दोज़ पीपल जिनकी परसेंटेज मैट्रिक में कम है या 9 में कम है। तो डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आपकी परसेंटेज अच्छी खासी बढ़ सकती है, बट अगर आपको पढ़ने का तरीका सही से नहीं आया या आपने सही से मेहनत नहीं की, तो आप अपने अच्छे खासे मैट्रिक के ग्रेड्स को भी लूज़ कर जाओगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक एट ऑल। जितना लगता है ईज़ी उतना है नहीं, बिकॉज़ आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं आई गेस, हाँ, 6-7 आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, सही है? और आपको सब चीज़ों को एक साथ लेके चलना पड़ रहा होता है, और चीज़ नहीं है, नए तरीके से पढ़ना है, और पेपर पैटर्न भी डिफरेंट होता है, तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। पेपर पैटर्न किस तरह से होता है वो हम इंशाल्लाह फिज़िकल क्लासेस में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना होता है, बिकॉज़ आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो, नए-नए आए हो, तो वो मैं आपको बोर्ड पे ही क्लास में समझा दूँगी, अभी मैं ऐसे नहीं समझा सकती ऑनलाइन क्लास में। तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे, और फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा तो इंशाल्लाह आप लोगों को चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। सही? तो उसके अलावा बेटा मैं इंशाल्लाह जब क्लास स्टार्ट होंगी तो आप लोगों का एक ग्रुप भी बना दूँगी व्हाट्सएप पे, जहाँ पर आपको कोई भी चीज़ जो मेरा बैच गुज़रा है फर्स्ट ईयर का, उनके साथ भी मैंने ये किया था कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया था, और उसमें अगर उनको कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्वेरी है, अगर जैसे तो वो उस पे भेज सकते हैं, या मुझे प्राइवेटली भी व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, सही? तो उसके अलावा फिज़िक्स, केमिस्ट्री में या किसी भी सब्जेक्ट में आपको मसला हो रहा हो, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, कौन से नोट्स देखने हैं, तो आप मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो मैं टाइप कर देती हूँ, इस पे आप लोग मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, तो जब भी मैं फ्री होंगी या जब भी मुझे टाइम मिलेगा, देन आई विल श्योरली रिप्लाई यू। ऐसा नहीं होगा कि मैं कभी आपको जवाब ना दूँ। ठीक, मैं अपना नंबर टाइप कर रही हूँ, तो आप लोग जो है ये नंबर नोट कर लो, ठीक है? मेरे नाम से सेव करो, ये नंबर नोट कर लो, और जब भी कोई इशू हो या पढ़ना समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, बिकॉज़ आप नए-नए बच्चे आए हो, तो आप लोगों की मुझे ज़्यादा फ़िक्र है, सेकंड ईयर वालों की इतनी फ़िक्र नहीं है जितनी आप लोगों की है, ठीक? तो ये मैंने बेटा नंबर भेज दिया है, ठीक है? अपना नाम लिखना, अपनी क्लास लिखना, कोचिंग का नाम लिख देना, तो मैं आप लोग को पहचान लूँगी। सही है? अच्छा, और बायोलॉजी में बेटा ये चीज़ है कि बायोलॉजी आपने बुक से याद करनी है, खुदा का वास्ता किसी जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं ना आपके, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, इन तीनों के लिए नोट्स मत लेना। बुक्स आपकी बेस्ट नोट्स हैं, स्पेशली बायोलॉजी के लिए। मैंने तो हमेशा बायोलॉजी की बुक से याद किया, मुझे नहीं याद पड़ता मैंने नोट्स लिए हों। 1-2 टॉपिक्स ऐसे आएँगे जिसमें तो मैं आपको खुद नोट्स दे दूँगी, ठीक है? जो ऐसे हैं जो बुक में अच्छे नहीं लिखे हुए, मगर उसके अलावा पूरी आपको बुक जो है याद करनी है। एवरीथिंग यू नीड टू लर्न फ्रॉम द बुक, सही? ओके, नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। बहुत हमने वैसी जनरल बातें कर ली। लाइसोसोम्स, ठीक? ऑर्गेनेल बेटा आपके जो सेल होता है, ठीक है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो उसमें एक न्यूक्लियस है, आपका सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है? ये तो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं। मगर उसके साथ-साथ कुछ ऑर्गेनेल्स भी मौजूद होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज़ है। उसी तरीके का एक ऑर्गेनेल आपकी बॉडी में या आपके सेल में होता है, दैट इज लाइसोसोम। और लाइसोसोम अगर आप याद रखना चाहो तो लाइसोसोम इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ठीक है? प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता, तो ये एक डिफरेंशियल पॉइंट आपको याद रखना है कि लाइसोसोम्स आर ओनली प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ एनिमल बॉडी, ठीक?
These are spherical bodies a few micrometer in diameter surrounded by a single membrane, originated by Golgi apparatus and contain digestive enzyme. लाइसोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? ये स्फेरिकल होते हैं, ठीक है, राउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इनका साइज कैसा होता है? फ्यू माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का मतलब है एक्सपोनेंट -6 जो आप लिखते हो ना, ठीक है, एक्सपोनेंट -6 मीटर। तो ये इसका डायमीटर होता है, और ये बहुत स्फेरिकल तो होते हैं मगर छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे गोल्जी बॉडीज हैं और आपका माइटोकॉन्ड्रिया, उससे भी बहुत छोटा इनका साइज होता है। और दूसरा डिफरेंस ये बेटा कि लाइसोसोम में सिर्फ एक मेम्ब्रेन होती है। कल मैंने हम लोगों को बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है दैट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ये आप डायग्राम देखो, ठीक, तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। यू ऑल आर फेमिलियर विद दिस ऑर्गेनेल। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें आपको ये बाहर लेयर नजर, बाहर की मेम्ब्रेन नजर आ रही है, ठीक है, दिस इज योर आउटर मेम्ब्रेन, दिस ब्राउनिश स्ट्रक्चर, और ये आपका इनर मेम्ब्रेन है, दिस व्हाइटिश स्ट्रक्चर इरेगुलर, जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। याद आ रहा है जो बच्चे क्लास में थे? तो इसका मतलब क्या हो गया कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इसमें बाहर भी एक मेम्ब्रेन है, इसमें अंदर भी एक मेम्ब्रेन है, मींस टोटल इसमें दो मेम्ब्रेन है, ठीक। मगर कुछ ऑर्गेनेल्स लाइक लाइसोसोम्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक मेम्ब्रेन होती है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, कौन से ऑर्गेनेल में एक मेम्ब्रेन होती है और कौन से में दो होती है। तो लाइसोसोम कैसा कैसा ऑर्गेनेल है बेटा कि इसमें सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन होती है, सिर्फ एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक। और ये कहाँ से बनते हैं, कैसे ओरिजिनेट करते हैं? गोल्जी बॉडीज जो है इसको प्रोड्यूस कर रही होती हैं, तो गोल्जी बॉडीज से ये बन बन के आ रहे होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज और जो लाइसोसोम से रिलेटेड है, दैट इज इट हैज डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जो लाइसोसोम्स होते हैं वो इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। सेल के अंदर होने वाली जितनी भी डाइजेशन है वो लाइसोसोमल एंजाइम्स के थ्रू हो रही होती है। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम प्रोटीन इन नेचर होते हैं, और एंजाइम को हम बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं। तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, कल मैंने आपको डाइजेशन की डेफिनेशन बताते हुए कहा था कि डाइजेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट द एक्शन ऑफ एंजाइम, दैट कैन नॉट टेक प्लेस, राइट। तो किसी भी चीज को, किसी भी स्ट्रक्चर को अगर सेल ने डाइजेस्ट करना है तो इट हैज टू यूज द लाइसोसोमल एंजाइम, क्योंकि लाइसोसोम के पास सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये आपके पास सवाल आ सकता है एग्जाम में कि which of the following organelles have organelle has digestive enzymes, ठीक। तो आपको क्या आंसर लिखना है उसमें? that lysosomes are those organelles having digestive enzymes. They occur only in the cytoplasm of animal cells and function in the digestion of material taken into the cell by phagocytosis. अच्छा, क्योंकि इसमें एक टर्म ऐसी है जो नए बच्चों को शायद ना समझ में आए, बट डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। दे अकर ओनली इन साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल। ये मैंने अभी आपको बेटा बात बताई कि ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में मौजूद होते हैं, सही है। ये बात आपको याद रखनी है कि प्लांट सेल के अंदर नहीं होते लाइसोसोम्स, उसमें लाइसोसोम नहीं पाए जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में क्या होगा? लाइसोसोम पाए जाएंगे, ठीक। एंड फंक्शन इन द डाइजेशन ऑफ मटेरियल टेकन इनटू द सेल बाय फेगोसाइटोसिस। अब लाइसोसोम क्या करता है कि एक तो ये साइटोप्लाज्म में होता है एनिमल सेल के, सही है, और इसका काम क्या होता है कि ये मटेरियल्स जो सेल अपने अंदर इनगल्फ कर रहा होता है बाय फेगोसाइटोसिस, उनकी डाइजेशन में हेल्प करता है। सपोज करो, मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाने की कोशिश करती हूँ। सपोज करो दिस इज योर सेल, ठीक है, नहीं, सपोज करो ये लाइसोसोम है, सही है, और ये आपका सेल है। अब इस सेल के अंदर बेटा बाहर से सपोज करो WBC की नीचे एग्जांपल दी हुई है, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये व्हाइट ब्लड सेल्स सपोज करो अंदर आ रहे हैं, ठीक है, इट इज एंटरिंग इनसाइड दी सेल। और इस व्हाइट ब्लड सेल को सेल के अंदर जाने के बाद जब ये सेल के अंदर चला जाएगा व्हाइट ब्लड सेल, तो इसकी डाइजेशन, सॉरी बेटा, इसकी डाइजेशन किस चीज का काम होगा? इसकी डाइजेशन करना लाइसोसोम का काम होगा, सही है। लाइसोसोम जो आपके पास सेल के अंदर है, ये लाइसोसोम क्या करेगा? इस चीज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि इस लाइसोसोम के पास एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो इस बाहर से आने वाले फॉरेन सब्सटेंस को जब ये सेल में एंटर हो जाता है डाइजेस्ट करने में, उसको इनगल्फ डाइजेस्ट कराने में हेल्प कर रहा होता है। पहली बात। दूसरी बात, क्या आपको यहाँ पर एक वर्ड नजर आ रहा होगा? फेगोसाइटोसिस। पुराने बच्चों में से किसी को याद है फेगोसाइटोसिस क्या होता है? जी बच्चों, फेगोसाइटोसिस क्या होता है? नो वन? निम्रा, आप बता सकते हो बेटा फेगोसाइटोसिस क्या होता है? ईशा, निम्रा? किसी को भी याद नहीं है या बताना नहीं है? ओके, आई थिंक नोबडी इज गोइंग टू आंसर।
एनीवेज, फेगोसाइटोसिस का मतलब बेटा ये होता है कि कोई भी सेल अगर किसी, देखो सेल के अंदर चीजें आ रही होती है, सेल के अंदर से बाहर भी जा रही होती है, ठीक है। अब सेल क्या करता है, कुछ कुछ चीजों को वो इनगल्फ कर लेता है, ठीक है। सेल के अंदर जो चीजें आ रही होती हैं, सेल के अंदर जो चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, वो दो मेथड के थ्रू हो रही होती है। सही है, दोबारा सुन लो। सेल के अंदर चीजों की ट्रांसपोर्टेशन दो तरीके से हो रही होती है, सेल दो तरीके से चीजों को अपने अंदर इनगल्फ कर रहा होता है। एक तो होता है फेगोसाइटोसिस वाला प्रोसेस और एक होता है पीनोसाइटोसिस, PINO साइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब वो प्रोसेस जिसके थ्रू सेल सॉलिड स्ट्रक्चर्स को इनगल्फ कर रहा हो, उसको फेगोसाइटोसिस कहा जाता है, ठीक है। वो प्रोसेस जिसके थ्रू सेल जो है सॉलिड स्ट्रक्चर्स को अपने अंदर इनगल्फ कर रहा हो, उसको फेगोसाइटोसिस कहा जाता है। और पीनोसाइटोसिस का मतलब होता है कि सेल जब किसी फ्लूइड को, किसी लिक्विड चीज को अपने अंदर जो है ट्रांसपोर्ट करवा रहा हो या इनगल्फ कर रहा हो, ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है पीनोसाइटोसिस। समझ में आती है बात? फेगोसाइटोसिस मतलब सॉलिड चीज का, सेल जो है सॉलिड चीज को खा रही है, और पीनोसाइटोसिस का मतलब सेल जो है वो सिंपल सेल पानी पी रहा है, एक तरह से आप समझ लो, या फ्लूइड इनटेक कर रहा है, इसको सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। सही है। तो फेगोसाइटोसिस में बेटा क्या होगा, इसमें बेसिकली आपको ये एग्जांपल दी हुई है कि एक WBC या एक वाइट ब्लड सेल क्या हो रहा है, ये वाइट ब्लड सेल जो है आपके पास यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं इसको। function in the digestion of material taken into the cell by phagocytosis as bacteria are ingested by the white blood cells। अच्छा, अब सपोज करो ये आपके पास white blood cell है। मुहद्दिसा, which part do you want me to repeat again? कौन सा पार्ट बेटा, फेगोसाइटोसिस वाला या क्या? अच्छा बेटा, सपोज करो ये यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है कि दिस इज योर बैक्टीरिया, ठीक है। WBC का काम क्या होता है, WBC आपकी बॉडी में पुलिस ऑफ द बॉडी के नाम से जाने जाते हैं, बिकॉज कोई भी अगर आपकी बॉडी में वायरस आ जाता है, बैक्टीरिया आ जाता है, या कोई भी हार्मफुल एजेंट आ जाता है। मोदी साहब प्लीज मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ बेटा मैं कौन सा पार्ट रिपीट करूँ। जो WBCs है उनका काम क्या होता है, कोई भी वायरल पार्टिकल, कोई भी बैक्टीरिया जब आपके जो है बॉडी में इंटर हो जाता है, तो ये WBC एज अ पुलिस एक्ट करते हैं और उस चीज को वहां से खत्म करने की कोशिश करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि आप बीमार ना पड़ जाए। बैक्टीरिया को किल करता है, या आप कह सकते हो वायरस को। अब जब आप सपोज करो बैक्टीरिया आपकी अल्लाह ना करे बॉडी में इंटर हो गया है, तो अब WBC क्या करेंगे, उस बैक्टीरिया को खाएंगे और उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। तो वो देखो, बैक्टीरिया क्या है, एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, इट इज नॉट लिक्विड स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया एक सॉलिड स्ट्रक्चर है। तो अब इस सॉलिड स्ट्रक्चर को जब कोई भी सेल खाएगा, जैसे यहाँ एग्जांपल दी हुई है WBC या वाइट ब्लड सेल की, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, फेगोसाइटोसिस कहलाएगा, पहली बात, ठीक है। क्योंकि ये फेगोसाइटोसिस क्यों कहलाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, और फेगोसाइटोसिस की डेफिनेशन यही है कि जब सेल किसी भी सॉलिड चीज को खा रहा होता है तो हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं, जब वो कोई फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर को अपने अंदर ले रहा होता है तो हम क्या कहते हैं, ये पीनोसाइटोसिस है। अब यहाँ पर बेटा क्या हुआ, जब बैक्टीरिया इनगल्फ हो गए, बैक्टीरिया को WBC ने आपके पास बैक्टीरिया को खा लिया, तो ये बैक्टीरिया जब सेल के अंदर इंटर होगा तो उसके ऊपर ये डिस्ट्रॉय कैसे होगा, बैक्टीरिया लाइसोसोम की वजह से होगा। कैसे? क्योंकि लाइसोसोम के पास बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो इस बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करेंगे, इसको किल करेंगे और इसको अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। फेगोसाइटोसिस का जो आप बता रही थी, देखो मुहद्दिसा, ये मैंने भी खैर रिपीट कर दिया था, बट फेगोसाइटोसिस और पीनोसाइटोसिस क्या होता है, फेगोसाइटोसिस और पीनोसाइटोसिस एक ऐसे प्रोसेस के दो पार्ट्स हैं, जिसके थ्रू बैक्टीरिया, सॉरी, आपका जो सेल होता है, बॉडी का सेल होता है, वो कोई भी चीज इनगल्फ कर रहा होता है, ठीक है। अब अगर वो कोई सॉलिड चीज खा रहा है तो मैं कहूंगी कि ये फेगोसाइटोसिस है, ठीक है। अगर वो कोई फ्लूइड लाइक चीज सेल के अंदर जा रहा है, या सेल कोई फ्लूइड लाइक चीज को अपने अंदर इनगल्फ कर रहा है, तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, ऐसे प्रोसेस को कहा जाएगा पीनोसाइटोसिस, ठीक है। सपोज करो मैं बैठ के रबड़ी खा रही हूँ, तो ये फेगोसाइटोसिस हो गया, ठीक है। मैं सेल हूँ सपोज करो, और मैं बैठ के रबड़ी खा रही हूँ, रबड़ी इज अ सॉलिड थिंग, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, अगर वो रबड़ी खाते हुए मैं क्या कहूंगी कि ये प्रोसेस है फेगोसाइटोसिस, बिकॉज आई एम ईटिंग अ सॉलिड थिंग। अगर मैं पानी पी रही हूँ, या मैं कोई जूस पी रही हूँ, मैं कोई लिक्विड पी रही हूँ, तो मतलब ये पीनोसाइटोसिस हो गया, ठीक है। इसी तरीके से सेल भी है, सेल जब सॉलिड चीज खाता है तो वो फेगोसाइटोसिस, सेल जब कोई लिक्विड लेगा तो दैट इज पीनोसाइटोसिस, जिसका दूसरा नाम होता है सेल ईटिंग, सॉरी, सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस।
ये बात समझ में आती है? डब्ल्यूबीसी की जो मैंने एग्जांपल दी, जिसको सवाल है या नहीं क्लियर हुआ तो आप हैंड भी रेज कर सकते हो, अपने आप को अनम्यूट कर दो या चैट बॉक्स में टाइप कर दो, तो यू आर मोर देन वेलकम। ठीक, शुड आई मूव या फिर कोई सवाल है? जल्दी से पूछ लो अगर किसी को भी कोई सवाल है तो। नो वन? ठीक है, आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन, so I should move on. Normally, they function as destroyers of foreign particles and burn out cellular components. लाइसोसोम के पास मैंने बेटा अभी आपको बताया डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो वो किसी भी चीज को डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी उनके अंदर मौजूद होती है। तो जैसे आपको मैंने अभी एग्जांपल दी कि बैक्टीरिया जब बॉडी में एंटर हो जाता है, ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या चीज है? बैक्टीरिया इज अ फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया इज समथिंग दैट इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, और ये आपकी बॉडी के लिए इट इज नॉट यूजफुल एट ऑल, इट इज हार्मफुल फॉर योर बॉडी, इट कैन कॉज डिजीजेस। सही है? तो ऐसी जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में इंटर होता है, बीट बैक्टीरिया, बीट भी आपका जो वायरस है, ठीक है, जैसे कोरोना वायरस आजकल हो रहा है, तो कोरोना वायरस के खिलाफ भी अगर अल्लाह न करे किसी की बॉडी में कोरोना वायरस दाखिल हो जाता है, तो सबसे पहले आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और डब्ल्यूबीसी उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। इफ द डब्ल्यूबीसीज आर नॉट एबल टू किल दैट, तो वो ऑब्वियसली वायरस या बैक्टीरिया आपकी बॉडी में सर्वाइव करेगा और डिजीज कॉज कर सकता है। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा टीवी पे कि लोग कह रहे हैं कि जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है उनको वायरस नहीं होगा, जिनका वीक है उनको वायरस हो जाएगा। ठीक है, तो वो इम्यून सिस्टम का एक बेसिकली आपका पार्ट होता है डब्ल्यूबीसी, जिसको हम पुलिस ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, और ये क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं बैक्टीरिया को। अब जब बैक्टीरिया डब्ल्यूबीसी आपके बैक्टीरिया को खा लेगा, तो ये बैक्टीरिया डब्ल्यूबीसी के अंदर जाने के बाद कैसे डिस्ट्रॉय होगा? लाइसोसोम की वजह से डिस्ट्रॉय होगा। इसलिए क्योंकि लाइसोसोम के पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम डाइजेशन ऑफ द बैक्टीरिया या कोई भी फॉरेन पार्टिकल या उसकी डिस्ट्रक्शन में काम आ रहे होंगे। ठीक है, तो इसका फंक्शन आपके पास थर्ड पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि लाइसोसोम क्या काम करते हैं? ये फॉरेन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, किस चीज को डिस्ट्रॉय करते हैं? जो वॉर्न आउट सेल के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई भी ऑर्गेनल अगर पुराना हो गया है या काम का नहीं रहा है, सही से फंक्शन नहीं कर रहा, तो उसको डिस्ट्रॉय करने में, उसकी डाइजेशन करने में भी ये लाइसोसोम काम कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं? बिकॉज इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। When the membrane of lysosome is ruptured, the cell and अच्छा, अब क्या होता है बेटा कि जो लाइसोसोम है इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर ये कभी रप्चर इजीली हो सकता है, क्योंकि अगर ये डबल मेम्ब्रेन होता तो चलो एक मेम्ब्रेन रप्चर हो गई, दूसरी बची हुई है तो सेल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, बट इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, तो ये इजीली कभी कभी जो है वो रप्चर हो सकता है इसका। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि अब आप खुद सोचो कि लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जैसे ये सपोज करो ये लाइसोसोम है, ठीक है, ये लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम की सिंगल मेम्ब्रेन है, और इस सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे सारे एंजाइम मौजूद है और ये आपका सेल है। अब सपोज करो ये देखो, ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है इनका फंक्शन क्या होता है? चीजों को डाइजेस्ट करना, ठीक है, चीजों को डिस्ट्रॉय करना। अब अगर यहाँ पर इसकी ये वाली मेम्ब्रेन टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, रप्चर हो जाती है, तो क्या होगा? ऑब्वियसली यहाँ पर कोई सुराख सा पैदा हो जाएगा, कोई स्पेस क्रिएट हो जाएगी, और इस स्पेस के थ्रू क्या होगा? इस लाइसोसोम में मौजूद जितने भी एंजाइम्स है वो सारे एंजाइम आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल के सेल के अंदर आने शुरू हो जाएंगे या साइटोप्लाज्म में आना शुरू। ठीक है, क्या होगा? ये मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी। ये मेम्ब्रेन रप्चर होने की वजह से इसके अंदर मौजूद जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो बिकॉज ऑफ दिस ब्रेक थ्रू या रप्चर यहाँ पे साइटोप्लाज्म में आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब खुद सोचो कि लाइसोसोम का काम क्या था? चीजों को डाइजेस्ट करना। जब लाइसोसोम के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ जाए, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम, अब आप खुद सोचो कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम जब एबनॉर्मली रिलीज हो जाएंगे साइटोप्लाज्म में, तो ये अपने ही साइटोप्लाज्म को, अपने ही चीजों को खाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा बेटा? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लाइसिस कहते हैं या ऑटोफैगी कहते हैं। When the membrane of lysosome is ruptured, ठीक है, ये लाइसोसोम है, इसकी मेम्ब्रेन जब रप्चर हो जाएगी तो इसके अंदर मौजूद जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम थे वो अल्टीमेटली साइटोप्लाज्म में आना शुरू हो जाएंगे, और ये एबनॉर्मली क्या करेंगे? अपने ही ऑर्गेनेल्स को खाना शुरू हो जाएंगे, डाइजेस्ट करना शुरू हो जाएंगे, अपने ही जो है साइटोप्लाज्म को खराब करना शुरू हो जाएंगे। तो क्या होगा बेटा? दिस लाइसोसोम इज रप्चर्ड, द सेल अंडरगोस केमिकल ब्रेकडाउन। अल्टीमेटली क्या होगा? सेल जो है वो केमिकल ब्रेकडाउन की तरफ जाएगा, सेल की चीजें ब्रेक होना शुरू हो जाएंगी, और ब्रेकडाउन का हो या डिकम्पोजिशन को हम लाइसिस भी कहते हैं। ठीक है, लाइसिस का मतलब होता है किसी भी चीज को तोड़ना, किसी भी चीज की ब्रेकडाउन।
So ultimately, because of the release of the lysosomal enzymes into the cell will undergo a process known as lysis या फिर breakdown. Cell ultimately destroy होना शुरू हो जाएगा. ठीक. Release of enzymes cause a cell to destroy. अच्छा, रिलीज ऑफ एंजाइम्स कॉज अ सेल टू डिस्ट्रॉय इटसेल्फ बाय डाइजेस्टिंग इट्स ओन प्रोटीन. ये बात मैंने अभी आपको बताई थी कि जब एंजाइम्स जो हैं वो आपके पास रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, मेम्ब्रेन रप्चर होगी और ये रप्चर मेम्ब्रेन होने की वजह से जो एंजाइम्स है वो सेल में रिलीज होंगे, तो क्या होगा, सेल अपने ही चीजों को खुद से डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाएगा. ठीक है, अपने ही आपको अपने ही कंपोनेंट्स को खुद ही डिस्ट्रॉय. क्यों? बिकॉज एंजाइम रिलीज हो गए, अब सेल के पास कुछ इख्तियार ही नहीं है, इट कैन नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि जो एंजाइम्स थे वो तो अब सेल में रिलीज हो चुके हैं. और क्या होगा, इन एंजाइम की वजह से जो अब सेल के अपने प्रोटीन है, सेल के अपने स्ट्रक्चर से वो खुद ब खुद डाइजेस्ट होना या खुद ब खुद डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएंगे. दे आर ऑल्सो नोन एज सुसाइड सेक्स. अच्छा ये बेटा ये जो वर्ड है ना सुसाइड सेक्स, इसको इसको अंडरलाइन कर लेना, ये आप ब्लैक से लिखना, और ये क्वेश्चन में बहुत आता है, पेपर में बहुत आता है कि व्हाट आर सुसाइड सेक्स. और ये मैं भी बहुत देती हूँ पेपर में, बोर्ड पेपर से भी बहुत आता है कि सुसाइड सेक्स क्या होते हैं और ऑटोफेगी क्या होती है. ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, लाइसोसोम का नाम क्या होता है दूसरा, सुसाइड सैक होता है. क्यों? क्योंकि आप देखो ना, एक तरह से अपनी ही चीज को खुद ही खा रहे हैं. सुसाइड किसको कहते हैं, खुदकुशी करने को कहते हैं, अपने आप को खुद किल करना, मारना. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चीज हो रहा है कि सेल अपने ही एंजाइम से, अपने ही ऑर्गेनेल के, अपने ही लाइसोसोम के खुद के एंजाइम से खुद ही डिस्ट्रॉय हो रहा है. तो ये क्या हो रहा है, एक तरीके से सेल का सुसाइड हो रहा है. तो इस वजह से हम इन लाइसोसोम को क्या कहते हैं, सुसाइड सेक्स का इनको कहा जाता है. एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज ऑटोफेगी. फैगी का मतलब होता है ईट, टू ईट. ठीक है, ऑटो का मतलब कोई भी चीज ऑटोमेटिक होती है ना, जैसे बेटा ऑटोमेटिक गाड़ी हम किसको कहते हैं, जो खुद ब खुद चलने का कुछ हद तक उसके पास इख्तियार होता है. ठीक है, कोई भी चीज ऑटोमेटिक हो रही है मींस इट इज अकरिंग ऑन इट्स ओन या इट्स बाय इटसेल्फ. तो इसी तरीके से यहाँ पे ये जो आपके अपने ही एंजाइम्स की वजह से, आपके अपने ही ऑर्गेनेल की वजह से आपका अपना सेल डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो ये प्रोसेस क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को ऑटोफेगी, यानी खुद से अपने आप को खाना. फेगी मीन्स टू ईट, ऑटो मीन्स बाय इटसेल्फ. ठीक है, तो टू ईट योरसेल्फ या अपने ही सेल को खा जाना अपने ही एंजाइम्स की वजह से, दिस इज नोन एज ऑटोफेगी. और लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, सुसाइड सेक कहा जाता है, बिकॉज ये अपने एंजाइम्स को रिलीज कर देता है. बिकॉज ऑफ इट स्ट्रक्चर एंजाइम सेल में रिलीज हो जाते हैं और इन एंजाइम की वजह से सेल खुद ही डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है. तो इसको क्या कहा जाता है, सुसाइड सेक कहा जाता है. ठीक, किसी को कोई क्वेश्चन है बेटा? सबको सब चीजें क्लियर है, कोई सवाल तो नहीं है? अच्छा बेटा, आज के लिए मैं इतना ही रखूंगी, बिकॉज नेक्स्ट वीक क्लास स्टार्ट हो रही है, तो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज जो है हम क्लास पढ़ेंगे. अच्छा सर शाहिद ने आप लोगों को कुछ ब्रीफ किया है इसके बारे में?